वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए फोर्थ सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मेन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेजेस एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, जिसमें से हमने पहला चैप्टर कर लिया है, दूसरा पॉइंट कर लिया है, चौथा पॉइंट कर लिया है और सातवां और आठवां पॉइंट कर लिया है। तो यानी कि अब हमारे पास तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, पांचवा पॉइंट बचा हुआ है और छठा पॉइंट बचा हुआ है। इस वीडियो में हम छठे पॉइंट पर ही पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इंग्लिश कंपोजिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, पर्सिक्स राइटिंग, कंप्रिहेंशन, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ पैसेजेस, ये पूरा पढ़ेंगे। अंग्रेजी में जो रचनाएं हैं उसका स्पष्ट सुसंगत लिखने के लिए, बनाने के लिए शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों को संरचित करने की प्रक्रिया के अध्ययन को ही इंग्लिश कंपोजिशन कहते हैं। द प्रोसेस एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स टू क्रिएट क्लियर कन्वेंस राइटिंग वर्क्स। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका एमसीक्यू यहीं से उठाया जाएगा। आप बहुत शार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, परीक्षा 9 जून को होनी है। तो पैराग्राफ राइटिंग किसको कहते हैं? अ गुड पैराग्राफ फॉलोज द यूनिटी एंड कोहेरेंस रूल। जो रूल हैं, नियम हैं अनुच्छेद के, कोई भी आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पहले वाक्य एक आपका मुख्य विचार है जो कि सेंट्रल आइडिया के रूप में कार्य करता है। इसमें जो मुख्य वाक्य को सहारा देने वाले वाक्य और एक उपवाक्य हैं, वही सब मिलाकर आपके वाक्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कोर रूल दिया हुआ है, यूनिटी एंड कोहेरेंस, ठीक है। तो ये आपका सबसे मुख्य रूल है किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी अनुच्छेद को लिखने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आपसे पूछा जाएगा इसी से संबंधित, ठीक है। अगला है स्टोरी राइटिंग, यानी कि कहानी लेखन। तो कहानी लेखन में एक स्पष्ट ताना बाना यानी कि प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोर रूल क्या है, प्लॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि कहानी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जो उसकी शुरुआती भूमिका है वह संघर्ष या समस्या या चरम बिंदु पर होनी चाहिए। शुरुआत भूमिका से होनी चाहिए, उसके बाद बीच में संघर्ष समस्या होनी चाहिए और बीच में कहानी एकदम चरम बिंदु पर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेक्स लिखा हुआ है कि एकदम चरम बिंदु पर होनी चाहिए और जो अंत होना चाहिए उसका समाधान वह लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिस्फाइंग रेसोल्यूशन, यानी कि उसका जो समाधान होना चाहिए वह लास्ट में होना चाहिए और पात्रों को जीवित रखने के लिए एकदम अच्छे संवाद का प्रयोग होना चाहिए। जो डायलॉग होना चाहिए वह अच्छा संवाद होना चाहिए ताकि पात्र इसमें जीवित रहें। तो ये है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग। आगे है एसे राइटिंग, यानी कि निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहले प्रस्तावना होता है, जिसमें विषय का जब आप कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 पार्ट फ्रेमवर्क। पहला होता है कि जिसमें इंट्रोडक्शन हो, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है,
विषय का परिचय होता है, मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य भाग होता है। और उसके बाद तर्क और उदाहरण होता है, बीच में तर्क और उदाहरण होता है, और अंत में निष्कर्ष होता है। ये कहानी होता है। बस आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो ना आप निबंध लेखन लिखते हैं तो उसको कितने भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला जो भाग होता है क्या होता है, प्रस्तावना होता है, या मुख्य भाग बॉडी होता है, या कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इसका हम प्रश्न उत्तर भी अभी देखेंगे। आगे है परिष्कृत राइटिंग, यानी कि संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण में भी जब आप कोई, जैसे अभी हमने कहानी पढ़ी या नावल पढ़ा तो उसको हमने बहुत संक्षिप्त में बताया, तो संक्षिप्तीकरण उसको कहते हैं जिसमें 1/3 जो गद्यांश है उसका कम से कम 1/3 भाग होना चाहिए, और हमेशा अपने शब्दों में परोक्ष कथन के रूप में लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर रूल क्या है, कंडेंसन एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो शब्द उसमें कहा गया है परोक्ष रूप से वही लिखना चाहिए। उसमें अपने से कोई बात नहीं जोड़ना है कि हाँ कहानी में कुछ बताया गया आप अपने से बातें जोड़ दें। ये है संक्षिप्तीकरण, जिसमें 1/3 भाग होता है। ठीक, अगला है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यानी कि अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आप समझते ही हैं कि जो गद्यांश को पढ़कर उसका टेक्सचुअल एविडेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो गद्यांश का मूल भाव है उसको समझना है और उसको प्रश्नों को उत्तर जो देना होता है उसी को हम कहते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ऑटोबायोग्राफी, आत्मलेखन। आत्मलेखन में हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है, जिसमें आई मी माई, यानी कि मैं, मुझे और मेरा, इस प्रकार से आत्मकथा लिखी जाती है, जिसमें पात्र चाहे वह जीवित हो या निर्जीव हो, वह सुख दुख जन्म से लेकर वर्तमान तक के सफ़र के अनुभवों को उसमें दर्शाया जाता है। आगे है जो अंतिम है वह है प्रोवर्ब्स, यानी सूक्तियों का पल्लव। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ पैसेजेस या प्रोवर्ब्स, जो कि हिंदी में से पल्लवन भी कहते हैं। किसी छोटी कहावत या विचार जैसे उस गहरे अर्थ को समझाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज का उपयोग किया जाता है। चलिए हम इसके कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड वर्ड काउंट लेंथ फॉर ए प्रीफिक्स रिलेटिव टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी कि आपको, क्योंकि प्रश्न सीधे अंग्रेजी में मिलेंगे और आपको डायरेक्ट आंसर भी अंग्रेजी में खोजना है। इसमें इसका पूरा अर्थ है कि गद्यांश की तुलना में एक संक्षिप्तीकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, संक्षिप्तीकरण की मानक लंबाई क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि जितना गद्यांश में हो उसका 1/3, यानी कि 1/3, एग्जैक्टली 1/3 ऑफ द लेंथ। आपका ये विकल्प नंबर बी सही होगा, संक्षिप्तीकरण। अगला प्रश्न है, विच ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड व्हेन एग्जीक्यूटिंग ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। आत्मकथा लेखन में किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। आई मी माई में तो इसमें वी भी है, तो आपको फर्स्ट पर्सन ही लगाना है विकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम गिवन टू द सेंटेंस दैट आर्टिकुलेट द सेंट्रल थीम ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ। अनुच्छेद के किसी मुख्य विचार को बताने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है।
तो इसको कहा जाता है आपका टॉपिक सेंटेंस। अगला प्रश्न है वेयर शुड एन ऐसे थेसिस स्टेटमेंट बी प्लेस्ड विद इन अ स्टैंडर्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर। निबंध लेखन में जो मूल विचार होता है वह थीसिस स्टेटमेंट वह आदर्श रूप से कहाँ होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका प्रस्तावना में होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस विद इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अगला प्रश्न है विच नैरेटिव मोड शुड बी कंस्टेंटली यूज्ड व्हेन फॉर्मेटिंग अ पीसेज। प्रेषी लिखते समय आपको किस कथन यानी कि संक्षिप्तीकरण लिखते समय आपको किस कथन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आपको जो भी उसमें है वही लिखना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, परोक्ष कथन। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ पैसेजेस। स्थितियों के पल्लवन में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एलिबरेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द डीपर मीनिंग ऑफ अ कंसिस थॉट ऑफ प्रोवर्ब, थॉट्स और प्रोवर्ब। अगला है व्हाट टर्म डिफाइन द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इमोशनल टेंशन और स्ट्रक्चरल टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। तो इसका जो आंसर है वह है सी क्लाइमैक्स। अगला आगे बढ़ते हैं व्हेन एड्रेसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर मस्ट बी फार्मूलेटेड बेस्ड ऑन, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टली और इम्प्लिक्टली प्रोवाइडेड इन द गिवन टेक्स्ट पैसेज। अगला नौवां प्रश्न आपका है 9 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम आ वेल रिटन प्रेक्टिस। जो संक्षिप्तीकरण है उसमें क्या नहीं शामिल करनी चाहिए, तो उसमें अपना राय नहीं शामिल करना चाहिए, उसमें और एन अप्रोप्रिएट टाइटल डिफेंडिंग द कोर टॉपिक नहीं, इसमें ये पर्सनल कमेंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो अपने से उसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहिए संक्षिप्तीकरण में। और अंतिम प्रश्न है व्हाट आर द 3 फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉर्मल एसे। तो ऐसे में क्या 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वह हैं बॉडी, इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ और कंक्लूजन। बॉडी, पैराग्राफ, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। ये रहा चैप्टर।